लाइफ प्रोसेस का सेकंड मेन पार्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन स्टार्ट होते ही आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 6.4। उसमें आपसे कहा गया है आप दो टेस्ट ट्यूब लो और दोनों में लाइम वाटर फिल कर दो। लाइम वाटर होता क्या है पहले उससे जानो। चूना देखा है, आई थिंक कभी देखा हो, जब सड़कों पे तुम गुजरते हो तो वहाँ पर साइडों में वाइट वाइट पाउडर डाल रखा होता है, वो चूना होता है। अगर उस चूने को आप वो बहुत ज़्यादा केमिकली यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, बहुत सारे उसके यूज़ हैं, दैट्स वाई वो सड़कों पे डाला जाता है। इट्स ओके, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, फिलहाल आपके लिए ज़रूरी है वो कैसा लगता है और पानी में डाल के उसका कलर क्या आता है। जब भी आप किसी इस तरह के वाइट पाउडर को, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, या उसमें पानी डालोगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी लाइम वाटर बन जाएगा। तो आपको पहली एक्टिविटी में यही दिया हुआ है कि अगर आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें लाइम वाटर फिल कर दिया दोनों में, और एक में सिरिंज के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर को इंजेक्ट किया, डाला, और एक में अपने माउथ से एक्सहेल करके एयर डाली। दोनों में से पूछा गया किस में क्या रिजल्ट आया। तो आपने देखा कि जिसमें आपने मुंह से एक्सहेल किया था आपने, इस वाले केस में वो जल्दी से मिल्की वाइट हो गया। मिल्की वाइट, इससे पहले कैसा कलर था, वो वाटर वाइट था। वाटर देखा है ट्रांसपेरेंट, तो वो पहले वाटर वाइट था, लेकिन जब आपने उसमें एक्सहेल किया तो मिल्की वाइट बना। ऐसा नहीं कि ये मिल्की वाइट नहीं बना, ये भी मिल्की वाइट बना, लेकिन ये मिल्की वाइट का कलर लेस था। इट टेक टाइम, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा, लेकिन ये इमीडिएट हो गया। तो इस एक्टिविटी में शो क्या करना चाहते थे, ये सिर्फ ये शो करना चाहते थे व्हाट दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड दैट वी ब्रीथ आउट। तो किस में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें, या कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है एयर में ज़्यादा। तो हमने फाइंड आउट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एक्सहेल एयर में। तो ऐसे कैसे पता चला हमें, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हमेशा रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हमेशा रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और फटाफट उसे मिल्की वाइट बना लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा किस में था, एक्सेल लेयर में, तो उसने फटाफट से उसी को क्या कर दिया, मिल्की वाइट बना दिया। तो बस इस एक्टिविटी में ये जानना चाहा है कि एयर में ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, या फिर आपकी एक्सेल लेयर में ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट। तो हमने कहा हमारी एक्सेल एयर में होता है। रीज़न हमने बता दिया, क्योंकि लाइम वाटर को उसने बहुत ही इमीडिएटली क्या कर दिया था, मिल्की वाइट कर दिया था। ये सेकंड एक्टिविटी है 6.5, और इसमें कहा गया है कि आप एक ग्लास में ये लो, फ्रेश जूस ले लो या तो कोई, और जूस अगर अवेलेबल नहीं है तो 2 चम्मच चीनी डाल लो और उसमें पानी मिक्स कर दो, और उसके बाद उसमें ईस्ट डाल दो। ईस्ट कुछ है नहीं, खमीर उठाने के लिए डाला जाता है, घरों में डोसा वगैरह बनता है तो घर में अवेलेबल होता है। तो जब आपने उससे ईस्ट डाला, फिर उसके बाद उसमें एक रबर कॉर्क लगा ली और एक पाइप डाल दिया। उस पाइप को यहाँ की तरफ फोल्ड कर दिया और यहाँ एक लाइम वाटर रखा हुआ है। अब लाइम वाटर रखा हुआ है तो यहाँ से जब वो गैस, जो वो हमने अभी अभी ईस्ट डाला है, वो ईस्ट यहाँ पर काम करेगा। काम क्या करेगा ये बताती हूँ, लेकिन उसकी वजह से यहाँ जो निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो इस लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी और फटाफट इसे एक बार फिर क्या बना देगी, मिल्की बना देगी। तो हमें पता चला ईस्ट भी रिस्पायर करते हैं और वो भी रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम रिस्पायर करते हैं, हम ब्रीथिंग करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सेम ईस्ट भी करता है, लेकिन वो ऑक्सीजन लेता नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देता ज़रूर है। ईस्ट हमेशा फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है एक ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा हो। तो ये इस एक्टिविटी में आपको यही समझाया गया है कि टेक सम फ्रूट ले लो, या फ्रूट का जूस ले लो, या फिर शुगर का सॉल्यूशन ले लो और उस मिक्सचर में टेस्ट ट्यूब करो फिट, और उसमें से एक कॉर्क लगा दो, लकड़ी का टुकड़ा होता है यहाँ से, और उस लकड़ी के टुकड़े में एक छेद होना चाहिए ताकि पाइप बाहर निकल के आ जाए, और जो भी इसमें से गैस निकल रही है उसे लाइम वाटर से क्या करवा दिया गया, पास करवा दिया गया। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर रखा गया। और व्हाट चेंज द ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर में क्या चेंज नजर आया तुम्हें, फिर दोबारा वही चेंज आया जी, मिल्की हो गया ये। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो अभी हो रहा था इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। तो व्हाट दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो आपको पता चला जो फर्मेंटेशन हुआ, यहाँ पर जो फर्मेंटेशन हुआ, और यहाँ फर्मेंटेशन हुआ क्या है, आपका शुगर सोल्यूशन किससे रिएक्ट कर गया, ईस्ट उसमें काम कर गया, तो ये फर्मेंटेशन है। तो ये फर्मेंटेशन से बहुत कुछ होता है, जैसे आपकी जो वाइन बनती है, शराब बनती है, वो भी फर्मेंटेशन से होती है। फ्रूट को सड़ा के, गला के, उसको उसमें ईस्ट डाल के उससे
डिकम्पोज किया जाता है, वो फर्मेंटेशन होता है, और उसके बाद जो तैयार होता है वो आपके अल्कोहल होते हैं। और भी बहुत सारे पर्पज़ में फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ होता है, लेकिन जो मेन मुद्दा है जो हमें पढ़ना है ना वो ये है कि जब इंसान ने एक्सहेल किया था तो उसने लिया था ऑक्सीजन को और एक्सहेल किया था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ईस्ट ऑक्सीजन लेते ही नहीं हैं लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये मेन बात है, यानी कि दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है विद ऑक्सीजन और एक होता है विदाउट ऑक्सीजन। यही बताने की कोशिश की गई है अब तक इस एक्टिविटी में भी। लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के दौरान जो फूड मटेरियल हम अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वो ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंच जाता है और वो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने तो ग्लूकोज पहुँचाया था, वो एनर्जी कैसे रिलीज़ करता है अब वो पढ़ते हैं। सपोज ये एक सेल है, तुमने यहाँ अपने ब्लड के थ्रू ग्लूकोज पहुँचा दिया, तो यहाँ पहुँच गया ग्लूकोज, और एक ब्लड की स्ट्रीम के साथ ही हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑक्सीजन लाके यहाँ ड्रॉप कर देता है, तो यह आता है ऑक्सीजन। तो पहले से ग्लूकोज वहाँ था और बाद में ऑक्सीजन भी एंटर हो गया सेल के अंदर और वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उसे ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है बर्न करना, उसे बर्न कर देता है और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। तो हमने पहले खाना पहुंचा दिया था सेल में पिछले वाले सेक्शन में, अब हम पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन और दोनों को रिएक्ट करवा के बना रहे हैं एनर्जी, और वो एनर्जी से हमारी बॉडी सर्वाइव करती है। ये हमने काम किया। उसके बाद अब आपसे कहा गया कि कभी कभी ये चीज़ डिफरेंट तरीके से होती है, तो यहाँ तक पहुँच गया। ड्यूरिंग द ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से इस काम को करते हैं। कुछ यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को और ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, लेकिन कुछ और भी हैं जो दूसरा पाथवे इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं यूज़ करते ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, उनके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन एक प्रोसेस सेम होता है सब में, वो देखते हैं क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, तो इसे कहते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल जब भी ग्लूकोज में एंटर होता है, सेल में एंटर होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, बहुत कुछ होता है, वो तुमने सेल चैप्टर में पढ़ा था। मगर जो बची हुई हिस्सा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। जब ग्लूकोज एंटर करता है तो डायरेक्टली तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा नहीं, जहाँ उसने सेलुलर रेस्पिरेशन करना है, यानी कि जहाँ उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है, तो वहाँ तो पहुँचता नहीं है डायरेक्टली, तो पहले वो पहुँचता है साइटोप्लाज्म में। जब वो साइटोप्लाज्म में पहुँचता है तब भी ऑक्सीजन अपना काम करता है, यानी वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। तो ये काम सब में होता है, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। मतलब कि जो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिस्पायर कर रहे हैं जैसे हम लोग, और जो ऑक्सीजन के बिना रिस्पायर कर रहे हैं जैसे कि ईस्ट, तो वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन करता है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। लेकिन दोनों में एक प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है, वो यहाँ से आपके लिए मिला हुआ है। इन ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ये सब में सेम होता है और इसे कहते हैं पायरुवेट। पायरुवेट उस प्रोसेस को नहीं कहते, जैसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल को ग्लूकोज कैसे कहते हैं वैसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल को पायरुवेट कहते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और पायरुवेट बनता कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जहाँ पर पायरुवेट बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोलोसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलोसिस। कोर्स में है, यहाँ नहीं लिखा, इट्स ओके। इस टेबल को अच्छे से रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जो भी यहाँ लिखा हुआ है। सपोज जब मैंने कहा था कि एक चीज़ सब में सेम होती है, देखो ग्लूकोज, चाहे वो ये सोचो ये ह्यूमन बीइंग का सेल है और ये ईस्ट सेल है, ठीक है। 6 कार्बन ग्लूकोज, ये भी खाने में 6 कार्बन ग्लूकोज को यूज़ करता है, जी लिख रही हूँ उसके लिए, ये भी जी यूज़ करता है। तो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में है ग्लूकोज, अभी साइटोप्लाज्म में है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, अभी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज यहीं साइटोप्लाज्म में ही रिएक्ट कर जाएगा और वो 3 पायरुवेट कार्बन बना देगा। देखा, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे क्या कहते हैं, पायरुवेट। तो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल को कहते हैं, जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल को कहते हैं, और एनर्जी भी रिलीज़ करेगा थोड़ी बहुत। तो यहाँ तक हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप हर जगह सेम होगा। अब करते हैं आगे, पहले ईस्ट में करते हैं कि ये आ गया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं यूज़ होती, ईस्ट को नहीं चाहिए होता फर्मेंटेशन करने के लिए,
ऑक्सीजन का ज़रूरत बिल्कुल नहीं होता। तो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब वो रेस्पिरेशन करता है, आगे वाला प्रोसेस करता है, तो वो बनाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। लेकिन इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, वो होती है सिर्फ 2 ATP। इतनी कम एनर्जी ये रिलीज़ करता है। इसकी लाइफ के लिए इतनी बहुत है, क्योंकि ईस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटा सा, उसकी एनर्जी के लिए ये इतना काफ़ी है। तो ये एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनाता है। तो आपके लिए मेन मकसद है कि रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोसेस सबके लिए सेम होता है, वो होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, वो भी पायरुवेट में, वो भी साइटोप्लाज्मा के अंदर। तो ग्लूकोज फर्स्टली कन्वर्ट इनटू पायरुवेट विच इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड दिस इज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्मा एंड दिस प्रोसेस इज नाउन एज द ग्लाइकोलाइसिस। अब है दूसरा है तुम्हारे पास इंसान के अंदर, यहाँ पे ग्लूकोज, चलो यहाँ तक पायरुवेट बन गया, ये सब में बनेगा, तीनों में ये प्रोसेस सेम होता है। तीसरा अभी डिस्कस नहीं करा, यह है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये सबसे पहली बात। तो होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल था, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, यहाँ पर तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर बन गया पायरुवेट, और उसके बाद वो पायरुवेट अंदर जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बना देगा एनर्जी बहुत सारी और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी, जिसे एंड प्रोडक्ट कहते हैं। और वो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी की फॉर्म करेगा। हमारी बॉडी में 38 ATP, एक सेल 38 ATP एनर्जी बनाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है और वो स्टोर भी होती है। अब है नेक्स्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉक कर ली होती है, या हम दौड़ लगा रहे होते हैं, तो हमारे सेल के अंदर स्पेशली मसल सेल्स में बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो जाती है सारी की सारी ऑक्सीजन। अब वहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। अब ऑक्सीजन की क्या है, वहाँ शॉर्टेज। अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज है लेकिन उसे एनर्जी तो चाहिए मसल सेल को, तो वो रेस्पिरेशन तो करेगा, लेकिन वो रेस्पिरेशन इस टाइम पे जो हो रहा होगा वो अब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा होगा। ऐसे ही केस भी कभी कभी हमारी बॉडी में हो जाता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारी बॉडी के कुछ सेल रिस्पायर कर लेते हैं। ऐसे केसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाते हैं, लेकिन उनका मेन प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड बनाना। लैक्टिक एसिड हमारे पैरों में, ज़्यादातर तुमने देखा होगा तुम्हारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो या ज़्यादा वॉक कर लेते हो, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतनी वहाँ पहुँच नहीं पाती ऑक्सीजन, इस वजह से वहाँ लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है जो तुम्हें क्रम्प देता है, यानी पेन देता है। वो है तुम्हारा ये वाला थर्ड वन, ये बीच में जो है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी तो पहला प्रोसेस सेम, कहाँ पहुँचे ये, मसल सेल्स में। तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में चेंज हो गया, कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर मसल सेल, और कभी कभी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कहाँ, हमारे मसल सेल में, तो उस समय जब रेस्पिरेशन होता है तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी बनता है, और एनर्जी बनता है। लैक्टिक एसिड की पता है बुक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होती है जो डायग्राम्स में इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो खुद लिखते बहुत कम है और ढंग से भी नहीं लिखते हैं, लेकिन जो वो डायग्राम में इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे वो एक वर्ड के क्वेश्चन बहुत बनाते हैं। जैसे वो एथेनॉल को पूछ सकते हैं, उसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 2 होते हैं जी। लैक्टिक एसिड में कितने होते हैं जी, 3 होते हैं जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है और जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। और वैसे ही हमारे लास्ट वाले में, जिसमें इजीली सब जगह माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिलीज होती है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। अब करते हैं एक बार फिर बैक आते हैं, इस वाले प्रोसेस में कुछ रह गया था। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सब में पहला प्रोसेस तो सेम होता है लेकिन दूसरा प्रोसेस अलग होता है। फर्दर द पायरुवेट, अब यहाँ आ गए हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल में पढ़ा, कॉल्ड पायरुवेट। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। अब 2 केस हैं, या तो पायरुवेट एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ये प्रोसेस चलता है ईस्ट में फर्मेंटेशन के द्वारा, और इसमें कभी भी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, तो इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और या फिर ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट का ऑक्सीजन यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बहुत सारी एनर्जी, वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी की सबसे वीक पॉइंट होता है वो क्लियर कट डिफाइन वगैरह नहीं देता, वो मैं नोट्स में तुम्हें अलग से लिख के दे दूँगी क्लियर कट डिफाइंस। लेकिन समझना ज़रूरी है कि एनारोबिक किस में होता है, ईस्ट में होता है। एरोबिक किस में होता है, हमारा जो हमारा एरोबिक है वो किस में होता है, ह्यूमन बीइंग के हर सेल में होता है। लेकिन मसल सेल्स में कभी कभी जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं एक्सरसाइज, तब वीक हो जाता है और उस समय हम वहाँ पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर पाते हैं। इस पैसेज में वही सब कुछ लिखा हुआ है कि ब्रेकडाउन हुआ और 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया,
और 3 कार्बन उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, वाटर रिलीज़ किया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ की। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसलिए इसे कहते क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रिलीज एनर्जी इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज ग्रेटर देन इन द एनारोबिक। एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी मिलती है, किसकी कंपैरिजन में, एरोबिक के उसमें। ऑक्सीजन यूज़ करके जब रेस्पायर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, अभी बताया था वो 38 एटीपी होती है, जबकि ऑक्सीजन के बिना जब रेस्पिरेशन किया जाता है सिर्फ 2 एटीपी होती है। तो ये कंपैरिजन मेंशन हो रखा है। फिर उसके बाद आपके पास आता है सम टाइम, ये वाला प्रोसेस जो थर्ड वाला है, सम टाइम व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अनदर पाथवे अपनाया जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए पायरुवेट को। तो इस पायरुवेट को तोड़ने के लिए एक और पाथवे अपनाया जाता है, वो पाथवे की वजह से हेयर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और उसकी वजह से पायरुवेट इस बार कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर में ना कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, विच इज़ आल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही, लेकिन बिल्डअप ऑफ द लैक्टिक एसिड इन मसल्स। तो लैक्टिक एसिड हमारी मसल में जब बन जाता है वो हमारी मसल में क्रम्प क्रिएट करता है, यानी पेन क्रिएट करता है हमें। अगर हम इससे रिलीफ पाना चाहते हैं तो हम अपना पैर गर्म पानी में कुछ देर के लिए, गुनगुने पानी में कुछ देर के लिए रख देंगे, तो एक बार फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा और हमारे को इस पेन से थोड़ा सा क्या मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। इसको बहुत खूबसूरती से अपनी कॉपी में बनाना, आधे पेज में बना होना चाहिए, और याद करके बनाना कि कहाँ पर क्या बना था, क्या हुआ था, किसको क्या कहते हैं, तभी फ़ायदा होगा। जो भी एनर्जी रिलीज होती है एट द टाइम ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। सिंथेसाइज का मतलब से कभी कंफ्यूज मत हुआ करो, बायो में सबसे ज़्यादा यूज होता है सिंथेसाइज वर्ड। इसका मतलब सिर्फ होता है केमिकली मैन्युफैक्चरेशन, केमिकली मैन्युफैक्चर है, केमिकली मैन्युफैक्चर होता है मतलब केमिकल यूज़ करके। केमिकल इस समय बॉडी के अंदर तो एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम्स मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज़ को, तो उसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, यानी सिंथेसाइज कहते हैं। तो सिंथेसाइज वर्ड का मतलब मैन्युफैक्चर होता है, ये याद रखा करो। तो आपसे कहा कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, तो वो एटीपी बन जाता है। तो जो भी एनर्जी यूज़ होती है वो एक केमिकल रिएक्शंस के द्वारा एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ यूज टू फ्यूल एंड अदर activities in the cell life process. ATP is breakdown होता है, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in cell. Nothing is to learn from here. You have to learn only the energy which is produced during the respiration is stored in the form of the ATP. That's enough for you. And this is the yellow box. It is not in your course, so leave it. And you have to remember what is the ATP. ATP is the currency of what is, किसी करेंसी है, एनर्जी की करेंसी है। लर्न करने के लिए इस पैराग्राफ में सिर्फ ये लाइंस हैं तुम्हारी, द एनर्जी से लेकर कि एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इमीडिएटली टू सिंथेसाइज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है लिख सकते हो, स्टोर हो जाती है लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो यूज़ होता है एज ए फ्यूल टू अदर एक्टिविटी ऑफ द सेल। बस इतना काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपके लिए इस लाइन में कुछ भी नहीं। इस पैराग्राफ में आपको रेस्पिरेशन बताया है, वो भी प्लांट से रिलेटेड। तो प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं करते, रेस्पिरेशन भी करते हैं, और तो और बाकायदा वो रेस्पिरेशन 24 घंटे करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम पे करते हैं। चलिए, यही डिटेल इस पैसेज में लिखी हुई है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड अपॉन द, डिफ्यूज़न मतलब बाहर निकलना, तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ये किस पे डिपेंड करता है वो पढ़ना चाह रहे हैं हम। तो डिफ्यूज़न डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, तो या तो एनवायरनमेंट की कंडीशन पे या प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर फ़र्क पड़ता है। एट नाइट देयर इज़ अ नो फोटोसिंथेसिस, रात को प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते। CO2 एलिमिनेट इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी, तो रात को वो रिलीज़ कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ CO2, क्योंकि रात को वो रेस्पिरेशन करते हैं। वैसे वो 24 घंटे रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन रात को सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, और डे टाइम में रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों साथ साथ चलती है। तो जब रात को वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उस समय सिर्फ CO2 बाहर एक्सपेल हो रही होती है, तो मेजर एलिमिनेशन किसका हो रहा होता है, CO2 का। एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द डे, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दिन में भी CO2 निकल रही होती है, लेकिन उस समय उस CO2 का और बाहर से एनवायरनमेंट वाले CO2 का भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं अपने ही फोटोसिंथेसिस में, यानी इसे भी बाहर नहीं जाने देते। अपने सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है रेस्पिरेशन वजह से, वो भी सेल के अंदर ही रह जाती है और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वो बाहर से भी ले लेते हैं क्योंकि कम पड़ती है,
तो बाहर से भी एटमॉस्फेयर CO2 भी अंदर ले लेते हैं और फिर उसका यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस होने में। तो डे टाइम पे रेस्पिरेशन हो तो रहा होता है, CO2 बाहर निकलनी चाहिए लेकिन निकलती नहीं है, क्योंकि एट द टाइम प्लांट को खुद को उसको ज़रूरत होती है तो उसे बाहर जाने नहीं देती और बाहर से भी और CO2 ले लेती है। तो डे टाइम पे उसका जो नेट एक्सचेंज है वो सिर्फ O2 ही होता है, सिर्फ O2 ही वो बाहर निकालती है एट द टाइम ऑफ डे। तो ये आपको मेंशन है इसमें। तो CO2 एलिमिनेट इन बेस एक्सचेंज एट द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम। अब देखो ड्यूरिंग द डे टाइम CO2 जनरेट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 जनरेट हुआ है इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसको फोटोसिंथेसिस यूज कर लेता है। हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज एट द डे टाइम, दिन के टाइम पे कभी भी CO2 रिलीज नहीं होती, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज होती है दिन के टाइम पे। तो ये हो गया आपके पास। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑक्सीजन लेता है अपने एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा भी पा लेता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल के जो ब्रीथिंग लेता है वो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो लेता है, लेकिन वो एनिमल जो वाटर में रहते हैं उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब पानी में पहले से डिजॉल्व ऑक्सीजन, हमेशा वाटर H2O होता है तो नेचुरल बात है उसमें भी ऑक्सीजन होती है, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करता है। नेचुरल बात है जो डिजॉल्व है ऑक्सीजन वो क्वांटिटी में थोड़ी क्या होगी, लेस, इसलिए उन्हें दिक्कत होती है। तो सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, तो उनकी जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है पानी में वो कम होती है एटमॉस्फेरिक एयर से, तो इसलिए द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, इसलिए उन्हें लगातार ब्रीथ करना पड़ता है। तुमने कई बार इस एक्टिविटी में पता है यही बताया गया था कि फिशेज़ को देखो अब एक्वेरियम में जाके, तो फिशेज़ लगातार अपना मुंह खोलती रहती हैं। क्यों खोलती रहती हैं अपना मुंह? वो क्योंकि वो लगातार पानी को इनटेक करती हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले, ये उनका मेन फंक्शन होता है, इसलिए वो कंटिन्यूसली सांस लेते हैं। हम सोच के सांस नहीं लेते, उन्हें सांस भी सोच के लेनी पड़ती है, लगातार लेनी पड़ती है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है जो कि क्वांटिटी वाइज ज़्यादा होती है, तो उन्हें इतना ब्रीथिंग रेट उनका इतना फास्ट नहीं होता, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व क्वांटिटी कम होती है। तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू दिस माउथ, अपने मुंह से वो वाटर को अंदर लेते हैं, फोर्स इट पास द गिल्स, गिल्स की तरफ पास कर देते हैं, ये उसका मुंह होता है, यहाँ पर गिल्स होते हैं, यहाँ से घुसा पानी और यहाँ से गिल्स के पास भेज दिया, गिल्स ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया और जो फालतू पानी था उसे यहाँ से क्या कर दिया, इस होल से बाहर निकाल दिया। यहाँ एक होल होता है, वहाँ से उस पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो इस लाइन में वही लिखा है, वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, डिजॉल्व ऑक्सीजन गिल्स अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है, तो गिल्स अपने पास अब रख लेता है और बाकी क्या कर देता है, बाहर पानी को फेंक देता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म उसकी नेक्स्ट लाइन पे है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से खेलते हैं। जो तुम्हारे रेप्टाइल्स हैं जो घूमते रहते हैं, केचुआ है, ये जो है अपनी स्किन से अपने अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, हम नोज़ के थ्रू लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो ऑल दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है बट क्लियरली नहीं लिखा होगा, लेकिन है, ये बताना चाह रहे हैं आपको जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनसे हम ब्रीथ करते हैं, अंदर लेते हैं, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमेशा कॉमन फीचर्स रखते हैं, चाहे वो गिल्स हो, चाहे लंग्स हो, चाहे ट्रैकिया हो, चाहे स्किन हो, कई लोग स्किन से भी, कई एनिमल स्किन से भी ब्रीथ करते हैं, तो उन सब में कुछ कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, तो ये उन कॉमन फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑल दीज ऑर्गन हैव ए, पहला पॉइंट है ये, ऑल दीज ऑर्गन हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया, उन सबका सरफेस एरिया बढ़ सकता है विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में, जब भी वो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में होंगे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं। सिंस the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, इस सरफेस से ही एक्सचेंज होना होता है, CO2 बाहर, O2 अंदर आना होता है, तो इस सरफेस को बहुत ही डेलिकेट होना चाहिए, तो सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट, सबका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पहला पॉइंट था, और इस सरफेस को बहुत ही फाइन और डेलिकेट होना चाहिए ताकि आराम से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके। तीसरा पॉइंट है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजली प्लेस विद इन द बॉडी के अंदर होता है, सो देयर हैव नो विपासेस दैट टेक एयर टू दिस एरिया। इन एडिशन लास्ट पॉइंट तीसरा ये है, तो पहला पॉइंट था तुम्हारा कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, दूसरा पॉइंट था एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने के लिए इसके सरफेस को बहुत डेलिकेट और फाइन होना चाहिए, यानी प्रीमेबल होना चाहिए, इन शॉर्ट वर्ड में प्रीमेबल वर्ड सही है, प्रीमेबल होना चाहिए। थर्ड वन है
कि देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट दिस एरिया ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। तो ऑक्सीजन शुड बी एब्जॉर्ब, अगर यहाँ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ आ गई, भर ली, सब ठीक है, प्रीमेबल था, अंदर भी चली गई, सरफेस एरिया बड़ा था तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी भर गई। अब इस ऑक्सीजन को जाना तो सेल के पास है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन सेल के पास जाएगी वो जाएगी कैसे? ब्लड वेसल से। तो यानी ये हमेशा सराउंडेड होने चाहिए ब्लड वेसल से। तो ये तीसरा पॉइंट है इसका कि ये हमेशा सराउंडेड होते हैं ब्लड वेसल से। इसके बाद शुरू होगा तुम्हारा ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन, जो मेन हिस्सा है